सिंध में एक महीने के दौरान दहशतगर्दों ने तीसरा बड़ा हमला किया। माजी में जो दहशतगर्द तंजीमें हमले करती थी, नाज़रीन हैरत अंगेज तौर पर हालिया हमले उनसे मुख्तलिफ तंजीमों ने की। आखिर हमला करने वाले कौन थे, प्लानिंग कहाँ की गई, कब की गई, हमला आवरों को किसकी हिमायत हासिल थी, इस सब पर हम बात करेंगे। आपको एक एक चीज खोल कर बताएंगे। आज दहशतगर्दों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला नाकाम हो गया। हमला करने वाले चारों दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हुए, जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद हथियार, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्दों के सामान से खाने पीने की चीजें भी मिली हैं, जिससे जाहिर होता है कि उनका देर तक मुहासरा करने का इरादा था, लेकिन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनकी कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करने वाले और हमला नाकाम बनाने वाले जवानों को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों का खात्मा करने पर पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस की तारीफ की और जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े को मुल्की सलामती और मईशत पर हमला करार दिया। दहशतगर्द नाज़रीन एक अरसे से इस जगह पर हमले का मंसूबा बना चुके थे और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी दुश्मन के इरादों की खबर मिल चुकी थी। इसी वजह से सिक्योरिटी के इदारे हाई अलर्ट पर थे। हिफाजत के इंतजाम सख्त कर लिए गए थे और जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो इन्हें फौरी और भरपूर जवाब मिल गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं नाज़रीन, दुश्मन सिंध असम्बली पर भी हमले का इरादा रखता था, लेकिन हमारी एजेंसीज इससे भी आगाह हो चुकी थी। कुछ दिन पहले चंद दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से सिंध असम्बली के दाखिली दरवाजे नाज़रीन और असम्बली हॉल की तस्वीर वो भी मिली थी। स्टॉक एक्सचेंज हमले की जिम्मेदारी कालदम शिद्दत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। हमले का खुरा भारत से जाकर मिलता है। एक बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने स्लीपर सेल्स मुतहर्रिक किए हैं और आज के हमले के ताने बाने भी उन्हीं से जाकर मिलते हैं। डीजी रेंजर्स ने भी भारत के किरदार पर बात की और कहा दहशतगर्द हमला किसी दुश्मन गैर मुल्की एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता। मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी हुसैन इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता और उसमें सर रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने है। कराची पुलिस के सरबराह AIG गुलाम नबी मेमन का भी यही कहना है कि हमले में दुश्मन इदारों की मदद शामिल थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस हवाले से रॉ की बेचैनी का हमें इदराक है। पिछले चंद दिनों में देखें कि हमने कितने नेटवर्क्स को अनर्थ किया, उनके लोगों को पकड़ा, तो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी उनके पकड़े जाने की, ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि न सिर्फ दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे बल्कि हमले के मास्टरमाइंड तक भी पहुंचा जाएगा। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि ये जो दहशतगर्द थे, जैसे कि पहले लोगों को, उनके ठिकानों को, उनके मास्टर्स माइंड को, उनके बेसिस को लॉ इन्फोर्सिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तबाह किया है, इसी तरह इनको भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन ये हमला बड़ी गैर मामूली नौयत का, क्योंकि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड्स हैं, एक नहीं कई अज़हान शामिल हैं। वो कौन है, आज के शो में पर्दा भी चाक करेंगे आप नाज़रीन कि किस तरह से कुछ कौम परस्त लोग, कुछ दहशतगर्द तंजीमों के सरबराह और लंदन में बैठी एक तंजीम के सरबराह, उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया है। बात करेंगे समा न्यूज़ के नुमाइंदे अहमर रहमान से। थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी। अहमर ये बताइएगा, एक नेक्सस जो है वो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, एक नेक्सस नजर आ रहा है। इसमें सिंध की दहशतगर्द तंजीमें भी हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी भी है और MQM लंदन के भी ताने बाने मिलते हैं, जिसको बिलाखिर कहीं ना कहीं रॉ फंड कर रहा है। तो ये बताइएगा कि अब तक तहकीकात का रुख जो है वो इसी पैमाने पर है और यही जांचा जा रहा है कि इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। जी देखिए, तहकीकात का दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है। DG रेंजर्स ने भी जो है वो आज इस बात की निशानदेही की थी कि पूरा एक नेक्सस बना है जिसमें न सिर्फ सिंध की अलहदगी पसंद जमातें शामिल हैं, बल्कि उसमें जो है वो BLA भी शामिल है और MQM लंदन का भी उन्होंने जिक्र किया था कि एक ही नेक्सस है जो कि इस तरह की कार्रवाइयाँ शहर में कर रहा है दहशतगर्दी की। जहाँ तक बात है इन्वेस्टिगेशन की, तो बिल्कुल वो जो है वो एक दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ती हमें दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी हुक्काम से भी हमारी
बात हुई है तो जो गाड़ी जिसमें सवार होकर दहशतगर्द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब आए थे तो उस गाड़ी के हवाले से जो है वो काफ़ी अहम चीज़ें मालूमात जो है वो हासिल की गई हैं। ये गाड़ी जो है वो खालिद बिन वलीद रोड है वहाँ के शोरूम से जो है वो ख़रीदी गई थी और बाकायदा दहशतगर्दों ने ना सिर्फ आके वहाँ पे पेमेंट की थी उस गाड़ी को ख़रीदने के लिए बल्कि अपना NIC भी दिया था और गाड़ी को अपने नाम पर रजिस्टर्ड भी करवाया था। तो यानी कि उन्होंने इस कार्रवाई पर लाखों रुपये, ये 7 दिन पुरानी बात है, 7 दिन कबल जो है वो दहशतगर्दों ने इस गाड़ी को ख़रीदा था। 7 दिन से दहशतगर्द जो है वो यहाँ पर मुकीम थे, कराची में ही मुकीम थे, मुख्तलिफ मकामात की उन्होंने रैकी भी की। फिर सिक्योरिटी हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि दहशतगर्दों का मंसूबा सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करना है, उनका ये मंसूबा था कि अंदर जाकर जो अंदर मौजूद ताजिर हैं उनको यरगमाल बनाना है, उसके बाद गवर्नमेंट से किसी चीज़ पर नेगोशिएट करना है। तो एक मुनज़्ज़म तरीके का उन्होंने एक मंसूबा बनाया था जिसको जो है वो बाकायदा नाकाम बनाया गया पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। साथ ही साथ दहशतगर्दों के कब्जे से पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये भी कहना है कि इस ये बताइएगा, इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इसका मतलब है इत्तलात थी कि ऐसा हमला हो सकता है और सिंध असम्बली पर भी हमले की इत्तलात थी। तो फिर कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई, इसको काउंटर को रोका क्यों नहीं गया, पहले से कोई ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? जी देखिए अली साहब, माजी में भी इस तरह के काफ़ी थ्रेड्स अलर्ट जो है वो शहर में आते रहते हैं कि कहाँ पर जो है वो ख़तरा है दहशतगर्दी की कार्रवाई का, जिसमें चाहे जो है वो कुछ होटल्स होते हैं, कुछ जेल पर भी जो है वो माजी में इस तरह का हमले का जो है वो खदशा जाहिर किया गया था। तो मुख्तलिफ मकामात के बारे में ये निशानदही वक्तन फ़वक्तन जो है वो कर दी जाती है कि दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पर हमला करना चाहती हैं। मुख्तलिफ औकात में उसमें सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए जाते हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसमें बिल्कुल सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लिए गए थे। ख़ास तौर पर यहाँ का जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि पहले जो है वो बैरिक्स लगी हुई हैं, उसके बाद जो है वो गेट है और उसके बाद एक मरकजी दरवाजा आता है स्टॉक एक्सचेंज का। तो इस तरह मेजर्स जो है वो उठाए गए थे। अंदर चौकियां जो है वो बनाई गई थी, ना सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स की बल्कि एक पुलिस की चौकी भी जो है वो अंदर बनाई गई थी ताकि वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इस तरह मुख्तलिफ मकामात पर जब इस तरह के ये खदशा जाहिर किया जाता है कि वहाँ पर ख़तरा है दहशतगर्दी की कार्रवाई का, तो मेजर्स लिए जाते हैं वहाँ पर रोकने के लिए इन हमलों को कोशिश की जाती है। एक बात दुरुस्त है कि अगर ये जो वाकया हुआ है, इस वाकये के पीछे BLA, सिंध की कुछ दहशतगर्द तंजीमें, MQM लंदन, इनका कोई नेक्सस जो है वो सामने तो आया है, लेकिन ये बताइएगा मजीद इसके हवाले से क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है? जी देखिए, ये सिर्फ अभी नहीं बल्कि अगर हम बात करें 10 जून से तो रेंजर्स पर मुख्तलिफ औकात में अटैक किए गए हैं, चाहे उनकी मोबाइल पर दस्ती बम हमला करना हो या फिर उनकी पुलिस रेंजर्स चौकी के करीब दस्ती बम हमला जो है वो करना हो। तो इस तरह मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ औकात में अभी हालिया दिनों में ही रेंजर्स पर भी अटैक किए गए हैं, जिसके बाद रेंजर्स, पुलिस ने और फिर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में अपनी प्रेजेंस शो करना और फिर अपनी कार्रवाइयाँ करना बहुत तेज़ कर दी थी। हम ये देखते हैं कि तकरीबन जो है वो मुतअद्दिद लोग हैं ऐसे जो कि पकड़े गए हैं, जो कि 100 अफराद के कत्ल में भी मुलव्विस रहे हैं। अभी जो है वो SIU की जानिब से 2 रोज़ कबल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जो कि 100 से ज़ायद अफराद के कत्ल में मुलव्विस था, उसके कुछ साथियों के साथ जो है वो कार्रवाई अमल में लाता था। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब से शहर में दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हुई थी, चाहे वो एक दस्ती बम हमले को लेकर ही हो, तो उसके बाद से हम देख रहे थे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का रिस्पॉन्स जो है वो तेज़ हो गया था और ये ही कामयाबी का बाइस बना है आज की कार्रवाई में कि दहशतगर्द जो मकसद रखते थे कि वो अंदर जाके ताजिरों को बाकायदा यरगमाल बनाए, वो उसको पूरा नहीं कर सके। उनको गेट पर ही जो है वो ढेर कर दिया गया, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो अगर इस तरह का रिस्पॉन्ड जो है बड़ा अच्छा था कि सिर्फ 8 मिनट में इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को ख़त्म कर दिया गया। 10:02 पर दहशतगर्द यहाँ पर आए थे और 10:10 पर तकरीबन कार्रवाई जो है वो ख़त्म कर दी थी। तो ये जो है वो एक अच्छा एलिमेंट था कि कम से कम इतना क्विक रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से दिया गया। रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में खास तौर पर सिंध में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठा लिया और बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आखिर ये दहशतगर्दी कौन कर रहा है, मंसूबे कौन बना रहा है, कहां बना रहा है, दहशतगर्दों को किसकी मदद हासिल है, क्या दहशतगर्द तंजीमों का एक नया इत्तेहाद वजूद में आ चुका है? क्या मुल्क के सारे दुश्मन
इकट्ठे हो चुके। क्या भारत चीन के हाथों अपनी खफत मिटाने के लिए पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है? हमले के लिए स्टॉक एक्सचेंज का इंतखाब ही क्यों किया गया? इन सवालों के जवाब में हैरानकुन बातें सामने आती है नाज़रीन। माजी के बरअक्स दहशतगर्दी की इस लहर में मजहबी इंतहा पसंदी मुलव्वस नहीं है, बल्कि ये हमले कौम परस्तों की जानिब से किए जा रहे हैं। कौम परस्ती की आड़ में दहशतगर्द आपस में इत्तेहाद कर चुके हैं। मुश्तरका कार्रवाइयों के लिए इरादे बांधे जा रहे हैं। बानी MKM की सरबराही में कई कालादम तंजीमें अब इकट्ठी हो चुकी हैं। इनके सरकर्दा रहनुमा सरेआम भारत से मदद मांग चुके हैं, भारत से असलहा फराहम करने का मुतालबा भी कर चुके हैं। यही नहीं, कराची में बहादुर फ्रीडम फाइटर नेटवर्क के नाम से एक नया फितना जन्म ले रहा है। ये दरअसल MKM लंदन का अस्करी विंग था, जिसे अब नया नाम दे दिया गया। इस नेटवर्क को अब लंदन के बजाय जनूबी अफ्रीका से ऑपरेट किया जा रहा है। 22 जून को कराची में मेंबर सूबाई असम्बली सदाकत हुसैन के घर पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग का खुरा उसी नेटवर्क से जाकर मिला। बहादुर फ्रीडम फाइटर के नाम से कराची में एक नया फितना जन्म ले रहा है। इस नई तंजीम के तानेबाने अल्ताफ हुसैन से मिलते हैं। 6 माह पहले लंदन के अंदर अल्ताफ हुसैन और शफी बरफत की जो है मुलाकात हुई, जिसके बाद मुआहदा हुआ कि अब जो है नया उनका एजेंडा होगा महासिंधु देश, जिसके लिए जो है वो मिलकर काम किया जाएगा। तो MKM लंदन ने जो है पहल की, जनूबी अफ्रीका नेटवर्क जो है उसको ये टास्क दिया। उसने महाजिर फ्रीडम फाइटर जो है वो विंग बनाया है, जो कराची के अंदर बदअमनी फैलाकर दहशतगर्दी कर मासूम लोगों की कत्लेआम करके जो है लंदन का टारगेट पूरा करेगा। अब इससे कबल 19 जून को कराची में एहसास प्रोग्राम के सेंटर के बाहर दस्ती बम हमला किया गया, जिसमें एक शख्स जाबहक और रेंजर्स के एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी हुए थे। इसी रोज घोटकी में रेंजर्स की एक गाड़ी को धमाके का निशाना बनाया गया, जिसमें रेंजर्स के 2 एहलकार और एक राहगीर शहीद हुआ। इसी रोज नाज़रीन लड़काना में भी हमला किया गया। इससे पहले 10 जून को गुलिस्तान जहर और कायदाबाद कराची में यहाँ पर रेंजर्स की मोबाइल गाड़ी और चौकी पर दस्ती बम हमला किया गया। यानी सिर्फ एक महीने में नाज़रीन रेंजर्स को 5 बार निशाना बनाया गया। इन हमलों की जिम्मेदारी सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी नामी एक तंजीम ने कबूल की थी और मुस्तफा कमाल ने इन हमलों में बानी MKM और भारत के किरदार पर बात की थी। अल्ताफ हुसैन अपने उन्हीं इंडियन आकाओं के कहने पर उन्होंने GSN महाज वालों के साथ अपना गठजोड़ बनाकर अब सिंधु देश के बानी बन गए। वो उसी नेक्सस के तहत पिछले दिनों 19 तारीख को और उससे पहले भी और उसकी 19 तारीख और उसके बाद भी पिछले 3-4 दिनों में रेंजर्स के ऊपर 4 हमले हुए हैं। अल्ताफ हुसैन मिलिटेंटली दोबारा जिंदा हो रहा है। आज DG रेंजर्स ने भी मीडिया से गुफ्तगू में इसी जानिब इशारा किया। उन्होंने कहा कि MKM लंदन और BLA मिलकर सूबे का अमन खराब करने के लिए सरगर्म हो चुकी हैं। इसके लिए बचे कुचे स्लीपर सेल्स और सहूलतकार अब जमा किए जा रहे हैं। हमें इस चीज का पूरी तरह इतराक है कि जो मुल्क दुश्मन सोसाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी अभी काविश है कि जो बचे कुचे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कोई सेल्स हैं, कोई स्लीपर सेल्स हैं, कोई उनके मददगार हैं, कोई सहूलतकार हैं, उनको आपस में उनका एक नेक्सस किया जाए। इसी की कड़ी 10 जून के अटैक्स थे, इसी की कड़ी 19 जून के अटैक हैं, लेकिन इसको फिलहाल जोड़ना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि वसाइल एजेंसीज के खिलाफ की मदद के बगैर ये काम करना नामुमकिन है। भारत के साबिक मशीर कौमी सलामती अजीत डोवाल का बयान तो रिकॉर्ड पर है कि वो दहशतगर्दों को इजाफी फंड देने की पॉलिसी रखते हैं ताकि दहशतगर्दों से अपनी मर्जी काम करा सके। अमेरिका के साबिक वज़ीर दिफा चक हैगल भी कह चुके हैं कि भारत दहशतगर्दों की मदद करके पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करता है। आज स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली जमात मई के महीने में बलूचिस्तान में फौजी एहलकारों पर हमलों में भी मुलव्वस रही है। जनवरी 2018 में चीनी काउंसिल खाने पर हमला भी इसी ने किया था। दहशतगर्दी के इस नए गठजोड़ पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्या इकदाम कर रहे हैं, पूछेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शैफ साहब। जनरल साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो एक नया नेक्सस सामने आया है, MKM लंदन इसमें शामिल है, सिंध की कौम परस्त जमात इसमें शामिल है, BLA पहले से शामिल है, ताने बाने रॉ से जाके मिलते हैं, इसको काउंटर किस तरह किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, कौन इसके पीछे है। और ऑर्गेनाइज इसी तरह हुआ कि यहाँ पे बरामदत मुफ्ती बाहिर है, वो एक खान कल्लात बाहिर है, हरबे आर्मरी बाहिर है। ये लोग हैं जो बाहर से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे लेके, और उसके बदले में इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। चुनाचे इनके अपने जो कबीले यहाँ पे हैं, जिनके ये सरदार हैं, ये लोग
वो कुछ न कुछ वहां पे उनके लोग, उनके फॉलोअर्स हैं जो काम करते हैं। उसमें ये अख्तर मैंगल साहब का भाई जावेद मैंगल भी शामिल है, वो भी BLA में है या BLA को वो चला रहे हैं, यहाँ पे कहीं बाहर है। तो एक तो ये लोग हैं जिनका अपना, यानी जिन्होंने, अगर आप इनकी जिंदगियां देखें, अख्तर मैंगल की देखें, इसके वालिद की देखें, तो इन्होंने मोहल्लात बनाए हुए कराची में और दूसरी जगहों पे, और इसी तरह बेंटले गाड़ियां, बेहतरीन गाड़ियों में ये सफर करते हैं। इनकी अपनी जिंदगी जो है वो बड़ी आसान है, लेकिन इनके जो इलाके हैं उनमें ये डेवलपमेंट होने नहीं देते। नतीजा ये है कि इनके लोग जो है वो बैकवर्ड है वहां पे, और वो बैकवर्ड होने की वजह से ये उनको अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये लोग हैं पीछे जो कि बलूचिस्तान में कर रहे हैं। और इसी तरह आपको याद होगा कि आपने वीडियो क्लिप्स भी देखी होंगी, अल्ताफ हुसैन की भीख मांगता हुआ, वो लोगों से पैसे मांग रहा है कि मुझे दो, मैंने दफ्तर चलाना है, मेरा तो बुरा हाल हो गया। इंटेलिजेंस एजेंसी जब किसी को देखती है कि वो बेकार हो गया है, अपनी कारमंदी रात, वो पैसे नहीं देती। लिहाजा उसने नए सिरे से अपने आप को कारमंद साबित करने के लिए एक नया सिलसिला शुरू किया, जिसमें को सिंधी भी साथ मिलाए। वो सिंधी नेशनलिस्ट भी कुछ मिल गए, उनके चक्कर में आ गए, और खुद इसके लोग जो भागे हुए साउथ अफ्रीका में मौजूद है, वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं। चुनाचे ये एक नया नेक्सस डेवलप हुआ जो हमें पता था। हमने इसके नेक्सस के लोग पकड़े हैं, इस्लामाबाद में भी पकड़े हैं और जगहों पे भी पकड़े गए हैं। लिहाजा इक्का दुक्का कोई अभी मौजूद है जो कर रहे हैं। लेकिन असल चीज ये है कि आज का वाकया अगर आप जेब में रखें तो इसमें जिस तरह का इक्विपमेंट, जिस तरह का असला जो कि बाहर का बना हुआ, और जिस तरह के ये पैसा खर्च हुआ, एक गाड़ी खरीदी, आप सोचिए कि आजकल गाड़ी खरीदना, कोरोला गाड़ी आप देखे तो उसमें आप लोग आ रहे हैं 2 दिन पहले खरीदी गई है, 1 दिन पहले, तो उससे जाहिर होता है कि बहुत बड़ी रकम थी जो इस्तेमाल हुई। तो ये तो हुकूमतें लगाती है ना, इतनी बड़ी रकम जो है वो आम किसी छोटे मोटे ग्रुप के पास। तो ये कौन सी हुकूमत है सर? तो साहब अब तो बगैर नाम लेना चाहिए हमें। जी मैं अर्ज करूं कि ये मुझे कोई शक नहीं है कि ये दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में प्लान किया गया, लोग सिलेक्ट किए गए यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, उनको वही ट्रेन किया गया NDS के तावन के साथ, और वहां उनको असला, उनको इक्विपमेंट, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स वगैरह ये प्रोवाइड किया गया, पैसे दिए गए और उनको लॉन्च किया गया। सो ये एक नेक्सस मौजूद है जो हमें जिसका पता है। अब ये है कि ये इसके ऊपर जो बाकी के भी लोग इधर उधर इनके होंगे वो पकड़े जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क हमारा अच्छा मजबूत है, और कई ऐसे वाकयात जो शायद हो गए होते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़े हैं। तो इक्का दुक्का कोई निकल आता है ऐसा। अब इसमें असल चीज जो है वो आज पहली दफा आपने देखा होगा कि इंडिया के ऊपर खुल के इल्जाम आपके फॉरेन मिनिस्टर ने भी लगाया है, और जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ, उन्होंने भी बात की है। ये वो स्टांस है जो आपने भरपूर तरीके से आगे लेके चलना है। हमें कन्फ्रंट करना चाहिए था अमेरिका को भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले एक कंट्री रिपोर्ट टेररिज्म के ऊपर अमेरिका ने, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने इशू की, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एक उन्होंने कमेंट का एक पोर्शन रखा हुआ था। उसमें कहा गया जी कि पाकिस्तान में सेफ हेवन्स है, हर तरह के दहशतगर्दों का नाम लिया जाए, अफगान, तालिबान, और इसमें वो हकानी नेटवर्क भी है, लश्कर तैयबा भी है, जैश मोहम्मद भी है, फना है। ये सारी चीजें अमेरिका कह रहे हैं बगैर सबूत के। लेकिन ये कोई सोच सकता है कि अमेरिका और नेटो इतने बड़े नेटवर्क के साथ अफगानिस्तान में मौजूद हो और उनके नाक के नीचे भारत और NDS ये काम कर रहे हैं और उनको पता ना हो? लिहाजा हमें कन्फ्रंट उस रिपोर्ट को लेकर करना चाहिए था इनको कि जनाब जो सेफ हेवन्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, वो आपने किस डोजियर में लिखी है? ये हमें ऐसा मुनाफिकाना सबक देना, और ये तरीकाकार हो सकता था कि ये आपकी पार्लियामेंट में डिस्कस हो। और लेकिन जनरल सर कम से कम हम अब नाम लेना तो शुरू हुए। जनरल साहब ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हमें उस कोलैबोरेशन का जिक्र करना चाहिए था जिसकी वजह से अफगानिस्तान से ऑपरेट करने के काबिल हो रहे हैं, मगर भारत का नाम भी पहले सर नहीं लिया जाता था। अब हम नाम तो ले रहे हैं एक बात, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जनरल साहब जो शायद हम मिस कर रहे हैं। जो भी हो, ये एजेंसियां रॉ, NDS, ये सादा लोग बलोचों को ही इस्तेमाल करती हैं, और उसकी वजह है डिप्रीविएशन, महरूमियां, एहसास महरूमी। ये खत्म नहीं कर पाएंगे सर तो दुश्मन तो इस्तेमाल करता रहेगा हमारे लोगों को। उस पर काम नहीं किया कभी किसी ने। देखें यहाँ पे जो बड़ी दुश्वारी है, मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ, कोयटा का GOC रहा हूँ, मैंने बहुत सारा कुछ करीब से देखा है जी। यहाँ पे मुश्किल ये है कि आप हमेशा जो है वो पैसा पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं, सियासतदानों को उनके इलाकों में दिया जाता है, और बलूचिस्तान में करप्शन बहुत है।
यहाँ ज्यादातर सरदार नहीं होते हैं जो सियासत में आते हैं, पैसा खाया पिया जाता है। दूसरी तरफ ये है कि जहाँ किसी खास इलाके में जरूरत है, कोई प्रोजेक्ट है, ये है वो आंख से ओझल रहते हैं क्योंकि आप इन्हीं के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान का पूरा इलाका जो है वो 2 हिस्सों में है। 7% है जो कि एरिया है जहाँ पे हुकूमत की रिट है, यानी वहाँ पुलिस है, वहाँ डीसी है, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वहाँ कचहरी है। और 93% वो इलाका है जो भी एरिया जहाँ पे सरदार है। ये पहले खत्म करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी वहाँ रिट हो और आपके अदारों के जरिए वहाँ काम किया जाए, सरदारों के जरिए ना किया जाए, तो ये बी एरिया को ए एरिया में कन्वर्ट करना जरूरी है। सरदार इसकी मुखालफत करेंगे लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए। अब जिन इलाकों में हुकूमत की रिट नहीं, वहां बैरूमियों की बात की जाए और हुकूमत के खिलाफ की जाए, तो पहले तो सरदारों की गिरबान पकड़ने चाहिए वहां पे। तो ये वो चीज है जो कि देखनी है, हमें सोचना होगा और करनी जरूरी होगी। इसके अलावा वहां पे तालीम का निजाम फैलाने की जरूरत है, वो भी आप करें, लेकिन सबसे बढ़ के एक प्रोपेगेंडा है जिसको काउंटर करना। जल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं। वक्फे के बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि उनके अलावा और कोई चॉइस है नहीं। ये किसको पैगाम भेजा है इमरान खान साहब ने, किसके पास और चॉइस नहीं है, ये पूछेंगे शाहिद खान अब्बासी साहब से इस वक्फे के बाद।